गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू GLCIS। और MCQ सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हमारी हर संभव कोशिश यही है कि कुछ संभावित प्रश्न जिससे आपका टॉपिक टू टॉपिक रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन के आंसर्स और जो उसका सही उत्तर नहीं है उसके साथ हम लोग उन सभी आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे ताकि आपका उन आर्टिकल्स का भी रिवीजन होता रहे। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की पॉलिटी से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग हमारे GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। ठीक है ना, GLCIS MPPSC डाउनलोड करें और उससे जो कुछ भी फ्री कंटेंट है, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, उससे जुड़ें और जल्द से जल्द इन तमाम सेवाओं का लाभ लें। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो हम लोग बोलते मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रश्न को शांति से गौर करके और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना है। जल्दी जल्दी में टिक नहीं करना है, हड़बड़ाहट में। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार हम ये पूछा जाता है प्रश्न के अंदर, प्रश्न बड़ा छोटा होता है, कंसाइज होता है और हम लोग को लगता है कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या ये पूछा गया है कि कितने अनुच्छेद थे। तो जल्दी जल्दी में ह्यूमन एरर्स होते हैं। ठीक है, मानवीय स्वभाव है, तो गलतियां हम लोग की एक आदत सी होती है। तो आप शांति से पढ़े, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर सीधा फोकस उसका थे पर है। ठीक है ना, थे कितने के अंदर कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मूल संविधान के पूछा गए हैं और मूल संविधान के अंदर जो बड़े बड़े संविधान थे जिनका अलग से ही जिक्र था। ठीक है, हम लोग उप श्रेणियों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। कई बार क्या होगा कि आप भाग से देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे या अनुसूचियों को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 अनुसूची 8 अनुसूचियां, 22 भाग 22 भाग। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अनुच्छेद के अंदर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, इसका सही उत्तर आप लोग का होगा सबसे पहला वाला। ठीक है ना, तो आप लोग आपका कितने 22 भाग, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगर इसके बाद भी हम लोग अगर देखें कई सारे जो आर्टिकल्स अगर ज़्यादा हैं तो वो उसकी उप श्रेणियाँ जैसी थी। ठीक है ना, उसकी उप श्रेणियों की तरह था। ठीक है, तो उन लोग को हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, और ना ही इसने वर्तमान का पूछा है, बल्कि मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे इस बात का वो आपसे उत्तर चाहता है। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हल्का फुल्का तमाम चीज़ों का मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देता हूँ। ठीक है ना, कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में श्रेणियाँ जुड़ती गई हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सभी को काउंट नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग वाले थे, जो मूल संविधान में मूल अनुच्छेद थे उनका हम सब लोग जिक्र करेंगे। ठीक है ना, तो 40 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 से अधिक पहुंच चुकी है। परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी 8 अनुसूचियां थी। संशोधन द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए व कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। संशोधन का मतलब ही होता है प्लस और माइनस करना। ठीक है, सिर्फ संशोधन का मतलब संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ना ही नहीं होता है, बल्कि प्लस व माइनस दोनों ही करना संशोधन कहलाता। संशोधन का मतलब बदलाव करना, परिस्थिति जन्य अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर संशोधन करते हैं, जिससे आपका चिरकालीन आपके संविधान की और जो विधि का शासन है वो बरकरार रहे। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़कर आपकी 12 हो गई हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियों के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 9वां शेड्यूल आपका किससे है, भूमि सुधार से। ठीक है ना, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है आपकी, ठीक है, दल बदल संशोधन, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची आपकी हम लोगों ने देखा कि आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था। ठीक है, तो 73वें के माध्यम से 11वीं जोड़ी गई, 74वें के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, ठीक है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा अनुच्छेद, यहां बगैर से आप लोग समझिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, ठीक है, जिसे लागू नहीं किया जा सके। ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी अनुमति के बिना जिसे लागू नहीं किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति
करारोपण वाले तमाम अनुच्छेद होते हैं उसमें इसका समर्थन जरूर चाहिए, इसकी परमिशन जरूर चाहिए विधायिका अर्थात संसद के समक्ष उसकी परमिशन के बगैर जैसे नहीं रखा जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इस बात का जिक्र करता है? तमाम उत्तर को देखिए इसके अंदर, ठीक है। और आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 117, ठीक है, अनुच्छेद 117। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, ठीक है। एक बार फिर से अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का, अनुच्छेद 110(1) का इस बात का जिक्र करता है कि वे तमाम विधेयक, ठीक है ना, उल्लेखित करता है कि कर संबंधी प्रावधान, ठीक है ना, करारोपण, करारोपण कर को आरोपित करने वाला, ठीक है ना, ठीक है, संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 117 और उसका और अंतर विवरण जो है वो अनुच्छेद 110(1) और का में इसका जिक्र है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। वित्त विधेयक, ठीक है ना, फाइनेंस बिल, ठीक है, इसका जिक्र में बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और सही उत्तर कौन सा होगा इसका, फिर से वही आपका अनुच्छेद 117, ठीक है, आर्टिकल 117। बाकी जो तमाम आर्टिकल्स है इनका भी मैं आपको जिक्र करूंगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 117। इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। इस बहाने सभी कूट का, सभी उत्तर का, सभी ऑप्शंस का आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 और 3 इसके सब क्लॉज हैं, ठीक है ना। तो इन सब क्लॉजेस के अंदर क्या होगा? अनुच्छेद 117 1, 2 व 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। फाइनेंस बिल का जिक्र है अनुच्छेद 119 में, ठीक है। बाकी जो बचे हुए उत्तर के, ठीक है, अनुच्छेद 119 में क्या है कि क्या होगा? संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया में विधि का विनियमन जो होगा, ठीक है, विधि बनाने से संबंधित जो कुछ होगा, वित्तीय कार्य संबंधित जो कुछ भी विधि बनेगी, ठीक है ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। फिर अनुच्छेद 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है, उस पर क्या करता है? अनुच्छेद 121 इस बात से रोकता है कि उनके जो व्यक्तिगत आचरण है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके कर्तव्यों संबंधी ड्यूटीज से रिलेटेड उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 123 हमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है, ठीक है। ये इमरजेंसी लॉ की तरह होते हैं, इनकी मान्यता वैसी होती है जैसे कि एक विधि की होती है, ठीक है। ये एक इमरजेंसी में लेकिन ये काम आते हैं, ठीक है ना। ये अध्यादेश जारी करना किसी भी सरकार के लिए आखिरी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, अंतिम विकल्प होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किसके तहत किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान? तो हम सभी लोग जानते हैं कि आपका सही उत्तर जो होगा वो अनुच्छेद 112, ठीक है। पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोग देख लो, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने, कैसा कंडीशन होगी लेकिन, ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर पावर किसके पास है? ये राज्यसभा की स्पेशल पावर्स होती हैं। राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है, सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प यह घोषित करता है कि ये जो पर्टिकुलर अखिल भारतीय सेवा गठित होने वाली है या जिसका प्रस्ताव रखा गया है ये राष्ट्रीय महत्व की है, ठीक है ना, और इसे करना जरूरी है। तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है, और ऐसा कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 इस बात का जिक्र करता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 5। फिर हम लोगों ने देखा प्रश्न 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है?
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले सभी संस्थाओं का जिक्र है और सामने उसके सामने कूट है अनुच्छेदों का। तो किस संस्था का अनुच्छेद किसके सामने है, ठीक है। कई बार हम लोग को इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कई बार अगर सारे के सारे ऑप्शन अगर नहीं पता है तो जो उत्तर आपको पता हो उसको उसके साथ जिसका कंफर्म हो आपको उसके साथ उसका मिलान करके साथ में जो ऑप्शंस हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किसके अंदर है, भारत का निर्वाचन आयोग का जिक्र किसके अंदर है, संघीय लोक सेवा आयोग का जिक्र किसके अंदर है और महाधिवक्ता का जिक्र किसके अंदर है। हम इन तमाम संस्थाओं का भी जिक्र करेंगे, सही उत्तर का जिक्र करेंगे और इन आर्टिकल्स के अंदर इस बहाने आपका इधर वाला और सही उत्तर तीनों का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर कौन सा है, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, ठीक है ना। बाकी इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। आयोग के प्रश्न आपसे फिर वापस पूछे जाएंगे, इस बहाने आप लोग अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाएगा और संख्या तय करने का अधिकार किसके पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास होगा, ठीक है। मतलब संसद के पास होगा, नियत की जाती। अनुच्छेद 124 किस बात का जिक्र करता है, अनुच्छेद 124 जैसे हम लोगों ने ऑप्शन में देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र कहाँ है, तो हम पहले इस वाली लेफ्ट हैंड वाले जो ऑप्शन है उनके बारे में हम लोग उसका विवरण देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है कि किसी देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह कौन कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 318 हम सभी लोगों ने देखा है जब हम लोग लोक सेवा आयोग के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग देखा अनुच्छेद 318 उसी श्रेणी के अंदर आता है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन, नियम वगैरह, नियम और विनियमन एक ही होता है कि शक्ति निहित है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 332, ठीक है ना, अनुच्छेद 332 किस बात का जिक्र करता है कि जो भी राज्य होंगे इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होंगी, ठीक है ना, विधान सभाएं जो होंगी, इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, ठीक है ना, जो सीटें होंगी, ठीक है ना, इनके जो सीटें होंगी किसकी, एससी और एसटी, इनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, कि कुछ सीटें इन दोनों वर्गों के लिए रिजर्व रहेंगी, किसके अंदर रहेंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, ठीक है ना, के स्थान में आरक्षण की बात करता है। फिर रही बात राइट हैंड साइड वाले आयोगों की या फिर जो संस्थाओं की, ठीक है ना, या लेफ्ट हैंड साइड में जो बचे हुए हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में जिक्र है, ठीक है। अनुच्छेद 165 किस बात का उल्लेख करता है, देश का महाधिवक्ता, ठीक है, हमारे देश का सबसे सुप्रीम वकील, ठीक है ना, कौन, केंद्र सरकार का वकील जिसे हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, अनुच्छेद 165। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान किए गए, ठीक है। यहां पर एडवोकेट जनरल, यहां पर आप लोग इसको अटॉर्नी जनरल लिखिएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, केंद्र सरकार का वकील, ठीक है ना। जब भी सरकार को कोई केस लड़ना होगा तो इसके बिहाफ पर लड़ेगी, सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। बहुत विशेष शक्तियां भी प्राप्त व्यक्ति होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में, और ये भी राज्य के महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आपका केंद्र का वकील होता है और यहां पर बात की जाती है राज्य के महाधिवक्ता की बात की जा रही है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 351 में किसका जिक्र है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं कि इसके विकास के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए, वो उसका विवरण और उसका प्रावधान किसके अंदर है, अनुच्छेद 351 के तहत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो फिर वापिस वही कूट वाला है, तो सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, अनुच्छेद के हिसाब से आपको तमाम उत्तरों का मिलान करना है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे वाले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सुमेल कीजिए व सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। एक तरफ ऑप्शन से अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 48 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 75 1, ठीक है। इन तमाम आर्टिकल्स का आपको अगर जिक्र करना है, किसी भी एक का अगर मान लो आपको याद आता है कोई ऑप्शन अगर मान लो हम लोग उठाते हैं तो हम लोग को पता है कि चलो भाई केंद्रीय जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो इस माध्यम से होती है, तो हम लोग उसके अंदर मिलान कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई एक भी ऑप्शन अगर इसके अंदर कंफर्म हो तो उस साइड से आप मिलान कर सकते हैं। फिर आपको एलिमिनेशन करना है कि दो जो ऑप्शन हो जो एकदम ही अलग हो उन्हें हटाकर फिर जो बचे हुए दो ऑप्शन है उसके अंदर आपको
आपकी जो भी भाई उस समय इंट्यूजन वगैरह लगाकर और उसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर का मिलान में करवाता हूँ। ठीक है, तो तमाम एक साइड अनुच्छेद और दूसरी साइड आपके होंगे प्रावधान क्या क्या है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 76 किस बात का जिक्र करता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। अभी यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल की। पुराने प्रश्न में हमने किसकी बात करी है? अपने एडवोकेट जनरल की। ठीक है, वो राज्य का महाधिवक्ता था, ये राज्य का महान्यायवादी है। इसे कहते हैं आपका केंद्र सरकार का वकील। ठीक है, और बाकी आपके जो दूसरे लोग होंगे वो किसके? आपका पुराने वाले प्रश्न के अंदर किसका जिक्र? हमने राज्य के सुप्रीम वकील की बात की हम लोगों ने। ठीक है, फिर अनुच्छेद 148 किस बात का जिक्र करता है? अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ठीक है, CAG। ठीक है ना, ये क्या करता है? ये एक तरह का देखा जाए तो केंद्र सरकार का लिपिक है, केंद्र सरकार का क्लर्क है। हर तरह की चीजों का लेखा जोखा इसके पास होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 300 अपना जो 75 है, 75 का क्लॉज ए किस बात का जिक्र करता है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का। ठीक है, अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों के नियुक्ति के प्रावधान की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का जिक्र करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विवरण देता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स होगी तो सीधी बात है इसका क्षेत्राधिकार होगा संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है ना, अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो राज्यों के क्षेत्र विशेष तक होता है और इसका जो न्यायालय का इसका न्याय देने की जो क्षमता होगी वो कहां तक होगी? पूरे भारतवर्ष में होगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 7 क्या कहता है? भारतीय संविधान में है। ठीक है, अभी हमने पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि थे और यहां हमने देखा कि है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने होंगे? तो यहां पर हम लोगों को सही कूट का चयन करना है। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग हम लोगों ने देखा कि यूं तो अनुच्छेद हमारे निकल चुके हैं आज संशोधन वगैरह करके, लगभग 450 के भी क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है ना, पर फिर भी इसका सही उत्तर आप लोग का होगा। ठीक है ना, 400 और याद रखना 500 तक भी नहीं पहुंचे हैं तो हम लोगों ने देखा कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता और इससे ऊपर निकल चुके हैं। सही उत्तर होगा आपका 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है ना, कैसा? 400 से अधिक अनुच्छेद, संशोधन वगैरह तमाम चीजें मिलाकर हम लोग देखेंगे कि 450 के क्रॉस हो चुके हैं। तो बिलो 500 एंड मोर देन 350, तो ऑप्शन बीच का बैठता है आपका 400। ठीक है ना, फिर भी मैं जिक्र करता हूं भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है। परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंडों जो भी इसके संशोधन आर्टिकल्स के सब आर्टिकल जो हैं और उसका अगर विशेष विवरण अगर कुछ देना हो तो क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं संविधान के मूल पाठ में। ठीक है, इसका जो मूल संविधान है इसमें कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और ये आज इनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 9, 10, 11, 12 किससे संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, जो मिसमैच्ड है उसको दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो ये तमाम जो आर्टिकल्स आपका दिख रहे हैं अनुच्छेद 370, 371 हम लोगों ने देखा कि भारतीय संघवाद कैसा संघवाद है? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। इसके अंदर क्या है कि अलग अलग इकाइयों को अलग अलग हम लोगों ने क्या दे रखे हैं? कुछ प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं विशेष उपबंध। ठीक है, विशेष उपबंध के पीछे कारण यह था कि सभी का समान रूप से विकास हो सके। ठीक है, तो ये लगभग 7 सिस्टर्स के राज्य हैं और उनके सामने उनके प्रावधान है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक चीज आपको अभी से बता दूं कि मेघालय ऐसे विशेष राज्यों की विशेष स्टेटस वाली श्रेणी में नहीं आता है। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी जो तीनों स्टेट्स हैं इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं और तमाम जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका किस आर्टिकल का किस राज्य के साथ विशेष दर्जे से संबंधी प्रावधान है। ठीक है ना, उसका संबंध हम संविधान के भाग 21 याद रखिएगा, कई बार सीधे इसी से प्रश्न पूछा सकता है कि विशेष प्रावधान वाला जो है ये संविधान के किस भाग के अंदर है। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये तमाम जो विशेष उपबंध हैं ये कैसे होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, संक्रमणकालीन होते हैं और विशेष उपबंध किए जाते हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ लागू किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अस्थायी और संक्रमणकालीन है, इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है।
ये इन लोगों का हमेशा हमेशा के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है कि हमेशा ये विशेष स्टेटस ही इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें 370 जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है ना, जिसे हम लोगों ने हटा दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई विशेष स्टेटस नहीं बचा हुआ है। 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष स्टेटस देते हैं, ठीक है ना। फिर 371 का सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागालैंड से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा 371 ख आसाम के लिए है, 371 ग मणिपुर के लिए, 371 घ आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। 371 ड, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश के लिए में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए है, ठीक है। 371 च सिक्किम के लिए, 371 छ मिजोरम के लिए, 371 ज अरुणाचल प्रदेश तथा 371 झ गोवा राज्य के लिए। मेघालय का विशेष स्टेटस में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इस जो श्रेणी है इनको तमाम आप लोग को याद रखना है। किसी भी राज्य का विशेष स्टेटस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग वापस वही सही मिलान सही जोड़ी वाले प्रश्न क्या करना है इसके अंदर, फिर से हम लोग को देखना है। याद रखिएगा प्रश्न बड़ा सिंपल है, लेकिन कई बार हम लोग जल्दी और हड़बड़ाहट में गलत कर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए शांति से कूट को जरूर देखिएगा आखिर पूछा क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर वापस देखा सही मिलान करना है। हम सभी लोग जानते हैं, फिर से पॉलिटी का एक बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 हमारी समानता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 368, ठीक है। जो आपको मिलता जाए उसको पहले आप टिक कर लेना, ठीक है। प्रश्न भले सिंपल हो पर फिर भी सही मिलान करना अति आवश्यक है। 368 ये संशोधन प्रक्रिया की बात करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 36, ये 36 से 51 तो हम लोगों ने देखा कि किस श्रेणी में आ गया, ये नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में। और अनुच्छेद 74 जो है वो आपके मंत्री परिषद के विवरण की बात करता है, ठीक है ना। कौन सा 74 अनुच्छेद 74, ठीक है। तो अब बस इसी हिसाब से हम लोग कूट का मिलान कर देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, और उसका ऑप्शन डी है उसका। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, 36 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है आपका, ठीक है। फिर वही ध्यान से गौर से पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उसके उत्तर को टिक करना है। सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। सूचियों में दिए गए नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। फिर हम लोग आराम से इसको देखते हैं। पहले जो हम लोग को चीज़ें तुरंत बन जाती है उसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। तो तुरंत हम लोग को अगर लगता है कि निर्वाचन संबंधी कौन सा आर्टिकल है, तो हम लोग को सबसे पहले लगता है कि यार ये 324 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्रशासनिक अधिकरण पूरा का पूरा मैं इसका सही उत्तर ही आप लोगों को करवा देता हूँ। कूट सी जो होगा उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। अलग अलग हमारे देश के पास अधिकरण बने हुए हैं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण जैसे एनजीटी बना हुआ है वैसे प्रशासनिक अधिकरण भी है। ये इसलिए बनते परंपरागत न्याय व्यवस्था से हटकर या न्यायपालिका की जो परंपरागत विधि से बोझ को कम करते हुए विशेष मुद्दों के लिए हम लोग अधिकरण का निर्णय करते हैं। अधिकरण का भी लगभग वही फायदा होता है जो हमारे पास न्यायालय का होता है, ठीक है ना। 324 निर्वाचन से संबंधित है, ये उसी श्रेणी का आर्टिकल है निर्वाचन वाले, ठीक है। 330 जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण करता है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले विधानसभाओं के अंदर देखा था, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित अगर कोई विवरण है, ठीक है, कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, इसका जिक्र आपके अनुच्छेद 320 के अंदर है, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द MCQ सीरीज। सो थैंक यू, जय हिंद।